मेरे प्लान्स, मेरा शेड्यूल, मेरा सिलेबस, एवरीथिंग। मेरे जीवन में कभी कोई गाइड नहीं खरीदी, ना कभी कोई ऑल इन वन खरीदी है, या और ना ही मैं आज तक कोई से ट्यूशन गई हूँ। तो बस डरो मत, एंशियस मत हो उस चीज़ पर, हो जाएगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी स्पेशली 10th के लिए है। मैं आज वो सब कुछ बताऊंगी विच हेल्प्ड मी टू स्कोर 94.8% इन माई 10th क्लास एंड आई एम नॉट किडिंग, हियर इज़ माई रिजल्ट। एंड ऑल्सो मैंने ना मेरा जो फर्स्ट व्लॉग बनाया था, मैंने उस टाइम मैं मेरे स्कूल गई थी और वहाँ पर मैंने मेरे स्कूल के जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर मेरी फ़ोटो लगी हुई है 94.8%। तो मैंने वो भी रिकॉर्ड करके डाला है। तो गो वॉच दिस वीडियो राइट नाउ एंड कम बैक टू दिस। नहीं, पहले ये वाली देख लो फिर वो वाली देखना, पढ़ाई पहले इंपॉर्टेंट है। मैंने ना इसमें सब कुछ लिख के भी रखा हुआ है कि मुझे कब क्या क्या बताना है, ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ या कुछ रह ना जाए या एल्गोरिथम बिगड़ जाएगा फिर। वैसे तो मैं ये वीडियो लेट डाल रही हूँ, मुझको अप्रैल में ही डाल देनी चाहिए थी, मार्च अप्रैल तक डाल देनी चाहिए थी, बट नहीं डाल पाई। इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेशन स्टार्ट। सो सेशन स्टार्टिंग से ही तुम्हें अपना खुद का सिलेबस लेकर चलना है। लाइक स्कूल वाले भले कैसा भी करवा रहे हो, कहीं अच्छा करवाते हैं कहीं बुरा करवाते हैं, या फिर जैसा भी सिलेबस चल रहा हो स्कूल में, तुम्हें तुम्हारा खुद का चलाना है। लाइक स्कूल में भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि स्कूल में नहीं पढ़ना, बट स्कूल के साथ साथ तुम अपना एक खुद का भी सिलेबस लेकर चलो, सेल्फ स्टडी का। मतलब इतने टाइम में तुम्हें ये चीज़ कंप्लीट करनी है और मेक श्योर कि स्कूल से पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ताकि फिर तुम्हारे पास रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइमिंग हो। क्योंकि फिर मोस्टली ऐसा होता है कि स्कूल सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो फिर रिवीजन भी नहीं हो पाता है, रिवीजन नहीं होगा, एग्ज़ाम बुरा जाएगा, एग्ज़ाम बुरा जाएगा, रो बैठ के फिर कुछ ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि पहले से अपना एक सिलेबस साथ में लेकर चलना है। देखो स्कूल वाले नोट्स बनवाते हैं, स्कूल वालों के अलावा तुम अपने पर्सनल नोट्स भी रखो कि जैसे जैसे तुम तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, वैसे वैसे तुम नोट्स भी बनाओ साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, खुद के नोट्स भी बनाओ, और ऐसे बनाओ कि जो तुमको आसानी से समझ आए। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने हैं हमको, बहुत ईजी लैंग्वेज रखो। हिंदी लिखना है हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखना है इंग्लिश लिखो, पर तुमको समझ में आना चाहिए। अच्छे से नोट्स बनाओ, क्रिएटिव करो उसको, क्योंकि ना ऐसा होता है कि क्रिएटिव चीज़ें देखो ना आप, कलरफुल या कुछ, तो अच्छा लगता है भाई पढ़ने में। बाकी मुझे नहीं लगता मुझको तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे सिर पे आ रही है। पर नॉर्मल साइकोलॉजी देखी है मैंने कि ऐसे डेकोरेटिव नोट्स बनाओ ना, तुम्हें पढ़ने में मज़ा आता है वो। तो ऐसे खुद के नोट्स बनाओ और उसको पढ़ो भी अच्छे से। अब सेल्फ स्टडी करना कैसे? सबसे पहले मैं रेकमेंड करूँगी एनसीईआरटी। भाई एनसीईआरटी 10th क्लास का भगवान है तुम एनसीईआरटी की शरण ले लो, तुम्हें और कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैथ्स के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर जाना पड़ेगा, बट बाकी चीज़ों के लिए तो एनसीईआरटी बहुत। देखो पहले खुद पढ़ो, फिर उसे समझो, समझने के बाद खुद को फिर से एक्सप्लेन करो। ऐसे 3 स्टेप, ये जो 3 स्टेप्स है ना, इसी में तुम्हें मेमोराइज होने लगेगा। जस्ट ट्राई दीज 3 स्टेप्स एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। क्योंकि मैंने तो ऐसे किया है। मैंने चीज़ें याद करना तो पता नहीं कब से छोड़ दी, शायद 5th 6th वॉज द लास्ट क्लास जब मैं चीज़ें याद करती थी। मेमोराइज करो, समझो, समझोगे ना तो सब कुछ दिमाग में बैठेगा भाई। अगर तुम देखो याद कर रहे हो, तुम याद कर रहे हो, एक आधी शब्द भूल गया, रही है कौन सा शब्द था, इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, एक वर्ड भूल गए, सब कुछ ठप, पूरा आंसर नहीं आएगा, क्या करोगे फिर? इसलिए कह रही हूँ चीज़ों को समझो। अब चीज़ों को समझा, खुद से समझा, पर फिर भी एक ना एक टीचर की तो रिक्वायरमेंट रहती है ना, यूट्यूब। मैंने भी यही किया है। तो देखो मैं मेरे यूट्यूब चैनल्स बताती हूँ जो जो मैंने फॉलो किए थे एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए जो मुझको ज़रूरत लगी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसएसटी के लिए आई वुड रिकमेंड शुभम पाठक। शुभम पाठक आई डोंट नो बाकी क्या रिकमेंड करेंगे, बट भाई मेरे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रही है। लाइक मैं ऐसे करती थी, मैं रीडिंग भी कर रही हूँ, वो एक्सप्लेन कर रही है उसकी वीडियोज़ में, मैं साथ साथ रीडिंग भी करती थी और वो साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन सुनती थी। तो भाई मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल रहा है वो चीज़, एंड शी एक्सप्लेन्स रियली वेल मेरे हिसाब से। तो
तो मैंने 9th-10th दोनों मेरी शुभम पाठक से ही करी है एसएसटी के लिए। देन ऑल्सो एसएसटी के लिए ही दिगराज सर। मेनली उनके क्वेश्चंस देखोगे ना, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुमको पेपर में मिल जाएंगे, सीरियसली। ओवरऑल पूरे साल तक 9th और 10th में मैंने शुभम पाठक से ही की है एसएसटी, बट मैंने सेशन एंड में जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी उस टाइम मैंने दिगराज सर के वीडियोस देखे एंड दोज क्वेश्चंस वर रियली गुड, और वो एग्जाम्स में आए भी हैं, तो दैट इज़ व्हाई आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दिगराज सर। फिर मैथ्स के लिए शोभित भैया, शोभित भैया के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। मैथ्स तो ना मेरा एनसीईआरटी से किया था, मैंने एनसीईआरटी 2 से 3 बार सॉल्व कर दिया है 10th के लिए। तो मैथ्स की एनसीईआरटी करी मैंने, और मैंने एक बुक भी ली थी, वो मैं एंड में बताऊंगी मैंने कौन सी बुक ली थी, क्योंकि मैंने सेशन एंड में ही ली थी वो बुक। ऑल्सो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एग्ज़ाम के पहले मैंने शोभित भैया की वीडियोस देखी। लाइक वो एग्ज़ाम के पहले ना सीबीएसई जब बोर्ड्स होता है 10th बोर्ड, तो उसके पहले ना वो मैराथॉन्स लगाते हैं एक चैप्टर की। मैंने वो सारी मैराथॉन्स अटेंड की है एंड उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए पेपर में। सो मेरा तो वही हो गया था कि हाँ ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, भैया से किया था। तो मैथ्स के लिए भी शोभित भैया कर लो, साइंस के लिए प्रशांत सर। मैंने प्रशांत सर से इतना कुछ किया नहीं है, क्योंकि देखो मेरा साइंस तो स्कूल से ही बढ़िया चल रहा था, और एनसीईआरटी भी ना साइंस की बहुत प्यारी एनसीईआरटी लगी है मुझे तो, क्योंकि उसमें ना सब कुछ पढ़कर ही समझ में आ जाता था, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो अगर तुम्हें साइंस के लिए भी कोई चाहिए हो तो प्रशांत सर ज़रूर। बाकी मेरा जो बायो फिज़िक्स और केमिस्ट्री रहा है अलग अलग, तो मेरा ना वो स्कूल से ही हो गया था। मेरे बायो और फिज़िक्स के टीचर बहुत अच्छे थे दोनों के, और केमिस्ट्री के लिए भी अच्छी टीचर थी, बट मैंने ना मेनली केमिस्ट्री मेरा बुक से ही किया था, खुद से पढ़ कर हो गया था, क्योंकि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ना मुझको बहुत ही ज़्यादा इजी लगी। मतलब बाकी भी अच्छी थी, बायो और फिज़िक्स के लिए भी अच्छी थी, बट केमिस्ट्री के लिए ना मुझको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगी एनसीईआरटी, तो मैंने पूरा केमिस्ट्री खुद ही किया बुक से ही। और फिर मेरे बायो के ना मेरे टीचर नोट्स बनवा देती थी मुझे नहीं, मतलब पूरी क्लास को ही। तो मेरे पास अभी तो अवेलेबल नहीं है बायो के नोट्स, आई गेस फिज़िक्स के होंगे, फिज़िक्स के नोट्स हैं। इफ़ यू वांट फिज़िक्स के नोट्स लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं पीडीएफ वगैरह या कुछ लिंक अटैच कर दूँगी। तुम्हारी साइंस तो एनसीईआरटी से ही हो सकती है, ज़्यादा कुछ इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लर्न करो एनसीईआरटी के, न्यूमेरिकल्स लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो साइंस और मैथ्स के लिए एनसीईआरटी से ही, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें से बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज़ होती है ना, तुम एक्टिविटीज़ भी पढ़ो, क्योंकि ना बोर्ड्स में ना सीधी सीधी एक्टिविटी आ जाती है, वो भी हाई मार्कर में ही 2 तो आ ही जाती है शायद से। मेरे पेपर में भी 2 तो आई थी एक्टिविटीज़। तुम ना एक्टिविटीज़ अच्छे से पढ़ लेना, अगर किसी एक्टिविटी में आंसर्स नहीं है उसके आंसर्स ढूंढना, वो भी याद करना, क्योंकि वो उसके आंसर्स भी पूछते हैं ना एक्टिविटीज़ के पेपर में। तो अब तुमसे आंसर नहीं पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे भाई। जब भी एग्ज़ाम्स आए ना, भले क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली है, पीरियोडिक है, टेस्ट चल रहे हैं, कुछ भी हो, 10th है भाई तुम्हारी, बोर्ड्स है, उसमें सभी में ऐसे प्रिपेयर करना जैसे कि तुम्हारी फाइनल हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही प्रिपेयर किया था, बिल्कुल फाड़ देंगे इसमें तो ऐसे प्रिपेयर करोगे ना तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, तो तुम्हारे पास फाइनल्स के टाइम, जब तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, उस टाइम तुम्हें बैठ के रोना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास तो ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर है, मैं क्या क्या कर लूँ, कैसे कैसे कर लूँ। तो इसीलिए कह रही हूँ, जब भी एग्ज़ाम्स आए ऐसे प्रिपेयर करना जैसे कि तुम्हारी फाइनल्स है, क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो जब तुम्हें फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करना है ना, तब तुम्हारे पास बहुत सारा बर्डन नहीं होगा कि मुझे तो ये भी करना है, वो भी करना है, मैंने तो इसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करना। मैंने भी यही किया था, जब भी मेरी एग्ज़ाम्स आती थी मैं साइंस और मैथ्स के लिए तो देखती ही देखती थी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाए। मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी मैथ्स और साइंस के लिए, हर एक एग्ज़ाम में, भले ही वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो मेरे स्कूल की, मैंने उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर्च करके सॉल्व किए हैं। मोस्टली वो वेदांतु और फिज़िक्स वाला पर ही होते थे आई गेस। इसीलिए हर एक एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करना है, भले 10-15 कर लो पर करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, और साथ ही साथ एनसीईआरटी भी सॉल्व करनी है जो चैप्टर्स आ रहे हैं। बाकी फाइनल्स में तो करना ही है भाई।
और फिर भाई मैंने ना देखो, मैंने मैथ्स और साइंस दोनों की ही एनसीईआरटी 2 से 3 बार तो पढ़ ही ली है, पूरी पूरी सभी की रीडिंग लगाई है मैंने। मुझको सारी चीज़ें पता थी कि इस पेज पर ये चीज़ है, उस पेज पर वो चीज़ है। तुमको ऐसे ही पढ़ना है, 2 से 3 बार एनसीईआरटीज पढ़ो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। वो तुमने वो चीज़ सुनी है, पिक्चर मेमोरी होनी चाहिए कि इस पेज पर ये चीज़ है, इस पैराग्राफ के नीचे ये चीज़ है, उस पेज पर वो वाला कंटेंट है। ये ऐसे ही याद होना चाहिए, क्योंकि मुझको भी ऐसे ही याद था और मुझको आंसर्स भी फिर ऐसे ही आते थे कि इस चीज़ के बाद वो चीज़ थी, उसके बाद ये था, तो इसमें ये लिखना है। देखो साइंस के लिए तो इधर उधर तुमको भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साइंस के लिए बस एनसीईआरटी कर लो, बहुत है भाई तुम्हारे लिए। हाँ देखो, एसएसटी की भी एनसीईआरटी पढ़नी है, सारी चीज़ों की एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर अब देखो, इंग्लिश हिंदी को भी प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ साइंस और एसएसटी में लगे हुए, इंग्लिश हिंदी हाँ ठीक है देखा जाएगा, ये तो मामूली से सब्जेक्ट्स हैं। भाई मामूली से सब्जेक्ट्स नहीं, तुम्हारे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं ये, इनसे तुम्हारा परसेंटेज चेंज हो सकता है। मैं जानती हूँ इंग्लिश हिंदी इतना ज़्यादा कुछ लोगों को लगता नहीं है कि हाँ ठीक है, पर करो भाई, इसे भी साल भर में साथ साथ करो। स्किल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो भी स्कोरिंग होते हैं। भाई देखो सच्ची बताती हूँ, 9th-10th में ना हमारा सेम स्किल सब्जेक्ट था, हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, बट डिफरेंट स्किल सब्जेक्ट्स नहीं आए थे उसके अलावा। जो 9th में थे वही हमको 10th में भी थे। तो सच्ची बताती हूँ, हमने बहुत कम पढ़ा स्किल सब्जेक्ट को। हम बस वही चीज़ें पढ़ते थे जो मैम क्लास में पढ़ा रही है, और थोड़ा बहुत शायद घर पे कर लिया हो या फिर एग्ज़ाम के टाइम उसकी वीडियोस देख ली हो, बाकी हमने बिल्कुल नहीं किया। एंड ट्रस्ट मी भाई, मेरे स्किल सब्जेक्ट्स में 90 मार्क्स आए हैं 100 में से। मैंने बहुत मिनिमम ध्यान दिया था उस पर, तो मतलब मेरी तो कैपेबिलिटी थी, मैं कर लेती थी, बट स्किल सब्जेक्ट्स को भी ध्यान देना है, क्योंकि वो भी तुम्हारे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बन सकते हैं। अभी तो बेस्ट ऑफ 5 का क्राइटेरिया नहीं है, अभी सीबीएसई का क्राइटेरिया चेंज हो गया है। एंड यस ऑल्सो सीबीएसई का लेटेस्ट स्कोरिंग क्राइटेरिया देखो, जो रिजल्ट मेकिंग में अभी लग रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है वैसे तो वो, बट मैं रफली समझा देती हूँ। देखो पहले ऐसा होता था कि स्कूल में जो एग्ज़ाम्स हो रही है ना, उसका कुछ ऐसे लगता नहीं था, क्योंकि वो मेंस में जो बोर्ड्स की मार्क्स आते ना उसमें ऐड नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ फाइनल्स की मार्क्स ऐड होते थे। बट अब जो तुम्हारे स्कूल्स में इंटरनल्स हैं और जो तुम स्कूल में एग्ज़ाम्स दे रहे हो, वो उनके भी मार्क्स ऐड होंगे। कुछ आई गेस 30% तक है, 30 या 25, मतलब कुछ परसेंटेज तो तुम स्कूल में एग्ज़ाम्स दे रहे हो उसके ऐड होंगे, और कुछ परसेंटेज जो तुमने फाइनल्स दिया उसके ऐड होंगे। तो ज़्यादा तो फाइनल्स के ऐड होंगे, इसमें से बहुत कम कुछ परसेंटेज है। बट फिर भी अगर तुम्हें इधर कम मार्क्स आए हैं, तुम इधर भले ही अच्छे मार्क्स ला लो, भाई तुम्हारे परसेंटेज डिक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए स्कूल में भी पढ़ाई करना, ऐसा नहीं कि स्कूल के एग्ज़ाम छोड़ दी या फिर देना नहीं कि हाँ ये तो ऐड नहीं होगा, अरे ऐसा नहीं है। इस बार दोनों पर ध्यान देना है, स्कूल के एग्ज़ाम्स भी और फाइनल्स भी। जो तुम्हारा पर्सनल सिलेबस चल रहा है ना, उसको मैक्स टू मैक्स नवंबर तक कंप्लीट करना ही है, कैसे भी करके। क्योंकि अगर तुम्हें 95 स्कोर करने ना, तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने ना, तो नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करो और फिर उसके बाद लग जाओ भयंकर प्रैक्टिस में भाई। क्योंकि ना स्कूल का भी सिलेबस मोस्टली जनवरी तक नहीं हो पाता है। मेरे यहाँ भी शायद आई गेस दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग तक ही हुआ था, तो इसीलिए कह रही हूँ कर लो। एनसीईआरटी सॉल्व करो, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सॉल्व करो, हर एक चीज़ सॉल्व कर दो भाई, सब कुछ। और जो तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर भी, या कुछ मैराथन्स हो रही हैं, ज्वाइन करो, उसमें क्वेश्चंस हैं जो वो देखो। गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं ली थी। मैं सच बताती हूँ, मैंने आज तक मेरे जीवन में कभी कोई गाइड नहीं खरीदी, ना कभी कोई ऑल इन वन खरीदी है या एनीथिंग। मैंने स्कूल बुक्स के अलावा और कोई सी भी बुक्स नहीं खरीदी आज तक, सिर्फ अभी जो बुक बताने वाली वही खरीदी थी। तो देख लो भाई, वो भी कोई गाइड वगैरह नहीं थी, वो तो बताती हूँ कौन सी बुक थी। और ना ही मैं आज तक कोई से ट्यूशन गई हूँ, मुझको नहीं पता ट्यूशन में क्या होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, बट ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है ट्यूशन का। तो देख लो भाई, तुम्हारे सामने बैठी हूँ बिना ट्यूशन बिना गाइड्स के, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करके। तुम भी कर सकते हो भाई, मैंने कर लिया, तुम भी कर सकते हो, तुम भी इंसान ही हो। Do it! Just do it! ऐसे मत करो
कि मुझसे तो होगा नहीं, मैंने तो कोई सी बुक्स नहीं खरीदी, मैंने भी नहीं खरीदी, कभी नहीं खरीदी। चलो अब उस बुक के बारे में बताती हूँ जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में पहली बार खरीदी थी। तो देखो मैं ना क्या करती थी कि मैं ना यूट्यूब पर वेदांतु मैंने ना पिन कर रखा था ऐसे कि मतलब जो भी यूट्यूब यूट्यूब क्या सीबीएसई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह थी या फिर पैटर्न्स वगैरह एंड एवरीथिंग, वो ना उस पर वीडियोज़ भी डालते हैं और शॉर्ट्स भी डालते हैं। तो वेदांतु का चैनल तुम देख लो, वो सब कुछ बता देंगे तुमको वहाँ पर कि तुम्हें बोर्ड्स में कैसे परफॉर्म करना है और जो जो क्राइटेरियाज है वहाँ के एंड एवरीथिंग, भाई एवरीथिंग। तो मैं ना वही देखती थी और वहीं पर ही स्क्रॉल करते करते, मतलब वेदांतु के चैनल पर नहीं बट मैंने किसी और की वीडियो देखी जिसमें मुझे इस बुक के बारे में पता चला एंड आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम देयर। तो ये बुक है, ये वाली एड्यूकार्ट की मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर बुक। इसमें टोटल 16 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे विथ PYQs, और उसमें ना हर जगह मेंशन भी होता है कि ये PYQ इस ईयर में आया था और ये NCERT का क्वेश्चन है। और जो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी होते हैं ना, वो भी उसमें मार्क्ड होते हैं कि ये नॉट एग्जामिनेबल है या ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। सो दिस बुक वॉज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी। भाई इस बुक से ना बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मेरा मैथ्स का पेपर पता है ऐसे ही हुआ था कि ना उसमें कुछ क्वेश्चन शोभित भैया के कराए हुए आए थे, बहुत से क्वेश्चन इस बुक से भी आए थे, तो मेरा मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से हो रहा था। सो ये वाले तुम ना सैम्पल पेपर सॉल्व करो। मैंने ये बुक मंगवाई थी आई गेस जनवरी में, मैं शायद ये बुक जनवरी स्टार्टिंग में ही मंगवाई थी और भाई मैंने इसके सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किए। तुम्हें ना इस बुक में हर एक क्वेश्चन का हर एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस जो लास्ट के 4 या 6 आई गेस जो सैम्पल पेपर्स हैं वो सेल्फ के लिए हैं कि आप खुद करो, क्योंकि अभी तक इतने सारे हमने बता दिए, तुमको अभी तक नहीं आ रही कौन सी बात है, वो भी यही कहेंगे इसलिए लास्ट के 4 या 6 उन्होंने रखे हैं कि आप खुद सॉल्व करो। बाकी सारे सॉल्व पेपर्स हैं उसमें, सभी के सॉल्यूशंस भी हैं उसमें, इवन MCQ तक के पूरे पूरे सॉल्यूशंस है कि आंसर कैसे आया। सो सॉल्व दिस बुक, आई वुड रिकमेंड इट बहुत ज़्यादा। तो मेरे स्कूल में ना ऑलमोस्ट 1 महीना पहले से बच्चे ना बंद हो गए थे, नहीं आ रहे थे क्योंकि घर पे पढ़ रहे थे। मैं इस किस्म की हूँ, मैं स्कूल में जाकर पढ़ती हूँ। मेरे साथ कुछ 4-6 बच्चे एक्स्ट्रा आ जाते थे जिनको ऐसे ही मस्ती करनी होती थी या कुछ भी। मैंने 10th और 11th दोनों में यही किया है। मैं स्कूल के लास्ट डे तक गई हूँ और मैं बैठ के पढ़ती रहती थी। अब देखो ये तो हो गई एग्ज़ाम्स के पहले जो जैसे प्रिपरेशन करनी है वो सब, कि NCERT सॉल्व करनी है और यूट्यूब से क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व करने हैं, एजुकार्ट की बुक सॉल्व करनी है और बाकी जो तुम्हें क्वेश्चंस मिले सब सॉल्व कर दो। फिर हाँ लेजिट भाई मैंने ना शायद एग्ज़ाम के 1 महीने में ही, पिछले 1 महीने में ही मैंने 5 से 6 रफ कॉपीज़ भरी, इतनी मोटी मोटी मैंने इतना कुछ सॉल्व किया था। तो अब देखो इसके बाद ये तो हो गया कि कैसे करना है। अब टाइम टेबल स्केड्यूल मैं मेरा बताती हूँ कि मैं क्या फ़ॉलो करती थी। तो देखो मैं उठती थी सुबह 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद मेरा सब मॉर्निंग रूटीन वगैरह करती थी मैं। फिर मैं करती थी ब्रेकफास्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रेकफास्ट करके बैठना। फिर ब्रेकफास्ट के बाद मेरा 7 बजे तक सब कुछ हो जाता था। फिर मैं 7 बजे पढ़ने बैठती थी तो मैं उठती थी 10 साढ़े 10 बजे तक, या तो कभी कभार 12 भी बज जाते थे। मैं 12 बजे तक बैठ के पढ़ती रहती थी, लाइक सीरियसली मैं 5-6 घंटे बैठ के पढ़ती रहती थी। फिर लंच वगैरह किया, रेस्ट किया, फिर कुछ काम है तो वो सब कर लिए। और ना एक चीज़ है, मेरी जब भी एग्ज़ाम्स चलती है ना, माई फैमिली इज़ रियली वेरी सपोर्टिव। मुझको काम नहीं बताते, बैठ के पढ़ तू, और मेरी दीदी हेल्प वगैरह कर देती है, दीदी कर देती है काम। सो या देन मैं 2 या 3 बजे पढ़ने बैठती थी वापस, जैसा जो बन रहा है। फिर मैं पढ़ती थी शाम के 6 बजे तक। फिर 6 बजे इवनिंग स्नैक्स वगैरह करके मैं वापस पढ़ने बैठती थी 7 या साढ़े 7 बजे तक। फिर मैं पढ़ती थी पढ़ती थी हाँ। फिर मैं 10:30 या 11 बजे तक पढ़ती थी, क्योंकि मेरा स्केड्यूल ना इतना प्यारा फिक्स्ड था कि उसमें मेरी स्लीप के लिए भी बहुत अच्छा टाइम था। और मैंने स्पेशली रखा था कि भाई, क्योंकि अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही तुम नहीं पढ़ पाओगे, या तो तुम्हें नींद आ जाएगी, या तो मन नहीं लगेगा, या तो चिड़चिड़ापन होगा, तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो देखो सोना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक तो सो जाती थी, या तो कभी कभार 11:30 मैं सो जाती थी। रिपीट द रूटीन, यही होता था। फिर ये तो हो गई एग्ज़ाम के पहले की तैयारी। अब एग्ज़ाम के दिनों में क्या करना है।
जो PL मिलती है। अब देखो टाइम टेबल तो तुम्हारा यही रहेगा, ठीक है, और टाइम बढ़ाना और टाइम बढ़ा लेना। बट एग्ज़ाम के डेज में क्या करना है, जो तुम्हें PL मिलती है, रिवाइज द नोट्स। जो तुमने नोट्स बनाए हैं, जो स्कूल के नोट्स हैं, सभी पढ़ डालो। NCERT एक बारी थॉरोली रीड करो। ऐसा नहीं बोल रही कि उसको वापस से बैठ के पूरी पूरी रीड करो, नहीं भाई, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम और कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम और कुछ पढ़ नहीं पाओगे। तो थॉरोली रीड करो, नोट्स भी थॉरोली रीड करो, जो जो चीज़ें याद करने की हैं उन्हें याद करो, मेमोराइज करो। वापस से पढ़ो सब कुछ, लाइक जैसे कि तुम बिल्कुल स्टार्टिंग से वापस पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ो। सब कुछ पता होना चाहिए कि हाँ मुझको तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ऐसे होना चाहिए। फिर NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करो। जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये वाले तो बहुत ईजी है, मुझको तो आते हैं वाले, वो ठीक है रहने दो। बट जो क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहे हैं तुम्हें, वो सॉल्व करो। जो नहीं आते, जो टफ लगते हैं, वो सॉल्व करो, और वो भी टाइम के साथ में, ज़्यादा टाइम नहीं देना उस क्वेश्चन को। देन PYQ सॉल्व करो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, CBSE की वेबसाइट पर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स में तुमको मिल जाएंगे, वो सब कुछ सॉल्व करो। और जो CBSE सैम्पल पेपर निकालता है, ये सैम्पल पेपर अक्टूबर नवंबर तक तो आ जाते हैं, तो तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करो, जितनी बार हो सके उतनी बार सॉल्व कर दो उसको। सैम्पल पेपर तो रट लो भाई, सैम्पल पेपर से भी क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, मेरी भी एग्ज़ाम में आए हैं। और भाई देखो, फ़ोन भी मुझको पता है कि फ़ोन भी साइड मेरा खाता है, तो ठीक है थोड़ी देर फ़ोन वोन भी चलाओ, खुद का माइंड फ्रेश करने के लिए करो, बट ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है फ़ोन को, वरना फिर तुम वहीं रह जाओगे और फिर लेट नहीं आ, पानी में डूब गई। तो ऐसा भी नहीं करना है भाई, अगर 95 स्कोर करना है ना, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो देखो भाई, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो 10th का ना बहुत ज़्यादा ना, बहुत लोग प्रेशर डाल देते हैं कि अरे 10th है बोर्ड्स है। इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत इजी होते हैं भाई, मतलब बहुत इजी भी नहीं, पर हाँ तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तुम प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, पढ़ो। जब तक तुम ट्राई ही नहीं करोगे, खुद एफर्ट नहीं डालोगे, फिर तुम एग्ज़ाम देने जाओगे और फिर कहोगे कि हमको आया नहीं, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तुम पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर तुमको कैसे आएगा? तो भाई पढ़ो ना, पढ़ोगे तो सब कुछ आएगा, तुम भी फिर टॉप करोगे। तो पढ़ो, अभी से ही पढ़ो, सेशन स्टार्ट से ही तुम्हें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ अभी तो टाइम है, अभी तो समर वेकेशन चल रहे हैं यार पढ़ते रहेंगे, नहीं, बोर्ड्स है तुम्हारे, ठीक है इतने डिफिकल्ट नहीं होते, पर उन्हें हल्का फुल्का भी मत लो। बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो तुमको आएगा कैसे? तो हो जाएगा सब कुछ। और इंग्लिश हिंदी के लिए भी देखो, पहले तो तुम NCERT रीड करो इंग्लिश हिंदी के लिए भी। जो कुछ चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है या पोएम समझ में नहीं आ रही है, यूट्यूब पर देखो, मिलेगा सब कुछ, यूट्यूब पर सब कुछ मिलेगा भाई। आजकल ना एक तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि हमको ना फ्री कोर्सेज बहुत मिल जाते हैं यूट्यूब पर, पेड कोर्सेज हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक ना कोई भी पेड कोर्स भी नहीं लिया है, मुझको यूट्यूब पर फ्री में ही वीडियोज़ वगैरह और चैनल्स मिल गए, इसीलिए तुम भी यही करो, NCERT पढ़ो और यूट्यूब से हेल्प लो। देखो टेलीग्राम चैनल्स भी होते हैं जिस पर नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं, वो भी देखो, वहाँ पर भी नोट्स अगर तुम्हें चाहिए तो वहाँ से भी नोट्स लो। और अगर मेरे फिज़िक्स के नोट्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और बस ख़त्म, अभी तो यही सब है, बाकी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये मत सोचना कि अरे बहुत डर लग रहा है कि 10th बोर्ड्स हैं इस बार तो क्या होगा, नहीं है डिफ़िकल्ट। तुम पढ़ो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, मत डरो। खेलो कूदो भी, क्योंकि मैंने भी ना भाई पूरे साल मैंने बहुत बढ़िया मस्ती भी करी है भाई स्कूल में। मैं मस्ती करती थी, बहुत कुछ करा है, लेकिन पढ़ाई भी चलती थी साथ में, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, मस्ती के टाइम मस्ती, यही बोलूँगी मैं। यही करो तुम भी, और खुद को डिसिप्लिन रखो कि पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, और जब मस्ती का टाइम है उस टाइम मस्ती कर लो, सिंपल। मैं भी यही करती थी बहुत मस्ती करी मैंने स्कूल में। तो बस डरो मत, एंशियस मत हो उस चीज़ पर, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। अभी से ही करोगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।